ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आज का टॉपिक है ड्राइंग की लाइंस। लाइंस वैसी होगी जैसे कि आपने यदि अंग्रेजी भाषा जानते हैं तो आपने अल्फाबेट पढ़ा है, हिंदी भाषा जानते हैं तो उसमें वर्णमाला पढ़ी है, के खे गे, और उनसे ही हमारे पास क्या मिलके बना शब्द। ठीक है, तो और शब्दों से क्या बनती है भाषा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी तो एक भाषा है, यूनिवर्सल भाषा है, सार्वभौमिक भाषा है। इसके एक नाम आपने और कहा था, ग्राफिकल लैंग्वेज है। क्या नाम बताया था? ग्राफिकल। तो यानी कि लाइंस के द्वारा बनेगी। तो उन रेखा छोटी एक बड़ी है, उस रेखा का मान का महत्व है। रेखा डैश रेखा है कि यहाँ हमारे पास फ्री हैंड लाइन है या ब्रेक लाइन है, इसका महत्व है। और वो महत्व क्या है कि ये इसका अल्फाबेट तैयार कर रहा है। जिस प्रकार भाषा की वर्णमाला होती है ना, उसी प्रकार हमारे पास पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो वर्णमाला है वो क्या है? लाइंस। लाइंस हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्या है? वर्णमाला। और वर्णमाला के बिना तो कोई भाषा तैयार नहीं हो सकती। तो इस लाइन के बिना हमारे पास किसी भी प्रकार की ड्राइंग बन नहीं सकती। इसलिए लाइन को अंग्रेजी वर्णमाला की, मतलब जिस भाषा की वर्णमाला कहते हैं, ड्राइंग की वर्णमाला कहते हैं। अब हमारे पास इसमें हर एक लाइन का विशेष महत्व रहेगा। अब एक आता है रेखा तत्व। रेखा तत्व का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य यह है कि आपके पास ऐसा डैश खींचा ना भाई, ऐसे बनाया, तो आप देखते हैं ये जो एक भाग है, एक हिस्सा है कि नहीं इस रेखा का, तो रेखा का एक हिस्सा है और इन सभी हिस्सों से मिलकर क्या बनी? पूरी रेखा। तो रेखा का एक हिस्सा है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? रेखा तत्व। ये डैश है, डैश की जगह इस प्रकार का भी कर देते हैं, तो ये भी क्या है? रेखा का हिस्सा है, इसे कहते हैं रेखा तत्व। और इन रेखा तत्वों से मिलकर क्या निर्माण हो जाता है? रेखा का। ठीक है, ओके। डॉट किसे कहते हैं? वह रेखा जिसकी लंबाई मोटाई की आधी या आधी से कम हो तो डॉट कहलाती है। रेखा की रेखाएं हमारे पास कितने प्रकार की होती है? दो। एक होती है सीधी रेखा, एक है वक्र रेखा। एक सीधी रेखा और एक वक्र रेखा। सीधी रेखा हमारे पास कौन से प्रकार की रेखा है? ये रेखा क्या है भाई? सीधी रेखा। ये रेखा क्या है? सीधी रेखा है। ये भी क्या है? ये सब रेखाएं क्या है? सीधी रेखा। लेकिन यदि सीधी रेखा क्षैतिज तल पर है तो ये हमारे पास क्षैतिज रेखा कहलाएगी। और इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वाधर रेखा। और यदि ये तिरछी है तो क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा। है तो सीधी ना। यदि ये रेखा हमारे पास इधर भी डॉट है, इधर भी डॉट है, तो निश्चित लंबाई की रेखा क्या होती है? निश्चित लंबाई की रेखा। यहां डॉट है, इधर तीर का निशान है, तो अनिश्चित लंबाई है लेकिन एक तरफ बढ़ रही है, और दोनों तरफ निशान है ऐसे तीर का, तो आप कहेंगे है तो सीधी रेखा लेकिन अनिश्चित लंबाई की है, दोनों तरफ बढ़ रही है। तीर का निशान क्या कह रहा है? बढ़ रही है। डॉट का निशान क्या कह रहा है? निश्चित लंबाई की है। लेकिन रेखा कौन सी है? सारी सीधी रेखा है। अब इनमें से कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखी क्या? नहीं, ये सारी रेखा सीधी रेखा है। तो ये आपके क्षैतिज रेखा हो, समांतर रेखा हो, ऊर्ध्वाधर रेखा हो, तिर्यक रेखा हो, निश्चित लंबाई की रेखा, अनिश्चित लंबाई की रेखा, यदि एक सीधी सपाट है तो सीधी रेखा की श्रेणी में ही आएगी। यदि मान लो निश्चित लंबाई की रेखा ऐसे हो गई तो आप कहें ये वक्र रेखा है। ये कौन सी रेखा है? वक्र। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो वह रेखा जो एक बिंदु से एक ही दिशा विशेष में गतिमान होती है सीधी रेखा कहलाती है। ये निश्चित अनिश्चित लंबाई, ये भी अनिश्चित लंबाई, और ये क्या है? निश्चित लंबाई। हमारे पास रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा और तिर्यक रेखा। क्षैतिज रेखा मैंने आपको कल परसों भी बताया था, पानी की बाल्टी होती है ना, उसमें पानी के ऊपर वाला तल जो है, स्थिर जल की सतह हमारे पास क्या होती है? क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो रेखा कौन सी होगी? ऊर्ध्वाधर। और किसी भी अलग एंगल 0 और 90 के लोग किसी भी अलग एंगल पर जो होगी वो सारी रेखा कौन सी कहलाएगी? तिर्यक रेखा। वो सारी रेखा कहलाएगी तिर्यक रेखा। ठीक है,
तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब हमारे पास वक्र रेखा क्या होती है, यानी कि किसी बिंदु द्वारा समतल पर विभिन्न दिशाओं में जो गतिमान करें वो हमारे पास कौन सी रेखा कहलाती है, वक्र रेखा। वक्र रेखा है जो विभिन्न दिशाओं में गतिमान करें, या उस गति से बनने वाली बिंदुपात को क्या कहेंगे, वक्र रेखा। ठीक है। अलग हमारे पास कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है, जो समान दूरी पर है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इसलिए एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती है, लेकिन कहां मिलती है, अनंत पर। अब ये ऐसे फर्जी लाइन है? हाँ ऐसे कहते हैं। बाकी समांतर रेखा कहीं नहीं मिलती है, लेकिन कहां मिलती है, तो कहते हैं अनंत पर। तो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। वो रेखा कौन सी होती है, समांतर रेखा। जैसे रेलवे ट्रैक की पटरियां कौन सी होती है भाई, हमारे पास समांतर रेखा। लंबवत रेखा क्या होती है, मैंने आपको बताया था, लंबवत में ऊर्ध्वाधर में फर्क होता है। यदि ये मेरे पास क्षैतिज है, ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज, तो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी, ऊर्ध्वाधर। ये मेरे पास रेखा है, कौन सी रेखा, सीधी रेखा, क्षैतिज थोड़ी है, सीधी रेखा, और इसके साथ जो 90 डिग्री का कोण बनेगा ये कहलाएगी लंबवत। लंबवत इसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा एक लंबवत रेखा है, लेकिन सभी लंबवत ऊर्ध्वाधर नहीं है। लंबवत तो क्या होगी, जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, लंब बनाएगी, वो लंबवत है। लेकिन ऊर्ध्वाधर कौन सी होगी, जो क्षैतिज के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी, वही ऊर्ध्वाधर रेखा है। फर्क पता चल गया? ठीक है। अब होता है लाइन स्ट्रोक। लाइन स्ट्रोक है भाई, ड्राइंग में लाइन का ही महत्व है, तो लाइन है तो आपको खींचनी है। लाइन खींचते समय ध्यान रखें, लाइन स्ट्रोक का तात्पर्य है, यदि मान लो मैं ऐसा एक बार ऐसा खींचा तो इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रोक। क्या कहा, सिंगल स्ट्रोक। और इसके ऊपर मैंने एक बार और पेन घुमाया तो क्या कहलाएगा, डबल स्ट्रोक। तो सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक लाइन होती है। सिंगल स्ट्रोक जिस पर एक ही आघात, स्ट्रोक मतलब आघात, एक बार में जो खींचा गया सिंगल स्ट्रोक है। जो उसी लाइन पर दूसरी बार वापस घुमा तो क्या हो गया, डबल स्ट्रोक। क्योंकि आगे आप देखेंगे टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, फॉन्ट, तो ये जो हमारे पास तरीका होगा ना, एक लाइन है जो बड़ी होती है और एक लाइन क्या है, छोटी। तो ये हमारे पास इधर वाले तो सिंगल स्ट्रोक है, ये क्या है, डबल स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का अर्थ तो समझ गए। अब उसने कहा कि कभी भी ड्राइंग बनाओ, आप तो एबीसीडी पढ़ रहे हैं वर्णमाला, तो आपको लगता होगा बाकी सबसे टिपिकल वर्णमाला होती है। ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक टिपिकल है, के से लेके गे तक टिपिकल है। आपको एक एक साल लगा था, बहुत टिपिकल होता है, बहुत ही टिपिकल है। अब हमें आ जाती है तो हमें लगता है बहुत आसान है। जब तक मान लो यदि आपके मम्मी या बड़ी मम्मी जो पढ़ी हुई नहीं है, उनको आप सिखा के ट्राई कर लेना, आपको रियल में लगेगा हाँ वर्णमाला सीखना टिपिकल कार्य है, बहुत इजी कार्य नहीं है। उनको अपना नाम लिखना सीखने में बहुत लंबा टाइम लगता है। 3 अक्षर सीखते हैं और हम रखते थे 36 का ध्यान। के गड़े में कितना ध्यान रखते थे, 36 का। फिर रखते थे मात्रा का ध्यान। तो टिपिकल है, इजी नहीं होता है। इसी प्रकार यहां पर भी जब संख्याएं पढ़ोगे, नहीं रेखाएं पढ़ोगे, तो रेखाओं के नाम और रेखाओं के काम टिपिकल है, क्योंकि वो याद ही रखना पड़ता है। आपके पास कोई तरीका नहीं है ये ए क्यों है, सी क्यों नहीं है। आपको पता है ये ए है तो है। तो लाइनों में भी जो है तो है। वर्णमाला जहां पर भी आती है, जो वर्णमाला क्या होता है कि कोई भाषा बनाने के लिए वर्णमाला बनानी पड़ती है। जो है तो है, आप उसको कोई तरीका लगा के याद कर रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो यहां पर भी यही होगा, हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला के बारे में। तो लाइन स्ट्रोक के बारे में पहली लाइन देख ली। अब आप ड्राइंग में कभी भी लाइन खींचोगे तो सदैव क्या रखोगे, बाएं से दाएं। दाएं से बाएं खींचना गलत बात है, वो क्या लाइन से ही नहीं आती है। लाइन हमेशा सही कब बनेगी, बाएं से दाएं खींचने तरीके रखने। दूसरा, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींचने का तरीका यही होगा, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे।
वो ए लिखना आगे सीखोगे ना अल्फाबेट में, अक्षरांकन में, तो कहेगा ए ऐसे लिखा जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको ए लिखते समय क्या आना पड़े, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। ए लिखने का तरीका यही रहेगा, है क्या? लेकिन ऐसे ही ड्राइंग में ऐसे ही ढंग से लिखा जाता है। जब उन्होंने क्या है कि ये रिसर्च की गई चीज है, उन्होंने कहा भाई तुम अपने तरीके से लिखो, सबने अपने अपने तरीके से लिखा, सबके ए टेढ़े मेढ़े घुमे हुए थे। फिर उन्होंने अलग अलग रूल बनाया, फाइनली रूल ये बनाया, उन्होंने कहा हम रूल आपको बता रहे हैं कि ए लिखते समय पहले लाइन ये खींचो, फिर ये खींचो, फिर ये खींचो। तो ज्यादातरों के ए जो लिखे गए, अक्सर लिखे गए, वो सिमिलरिटी आई थी। तो उन्होंने कहा ये ठीक है ना, कोई भी दूसरे को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है, इसलिए उन्होंने ये रूल बनाया था। रूल बनाने का कारण ये था। बी लिखते समय भी रूल आता है, बी ऐसे लिखना पड़ता है, ये तरीका है। वो कहता है बी में यहां गोले है ही नहीं, बी में यहां चपटा मामला है। आप सीधे ऊपर से आओगे नीचे तक क्या आएगी, गोले ही आएगी, और बी में यहां गोले ही है नहीं, वो कह रहा है। ड्राइंग में तो बिल्कुल नहीं है। तो ड्राइंग में अक्सर का ध्यान रखना पड़ता है, उसी मेथड के साथ करना पड़ता है। आर लिखते हैं ना, आर, आर लिखते हैं ऐसा, फिर यहां, फिर यहां, फिर ये, आर ऐसे बनता है। वो कह रहा है कि आप सीधा ऊपर से आएंगे तो ये बनाना भाई, जबकि बनना ये चाहिए था। इसलिए उनका लिखने का तरीका हम जो बता रहे हैं वही करना है। तो आप, मैंने कहा ना आप वर्णमाला सीख रहे हैं, इसलिए आप क्वेश्चन तो करे ही नहीं। ऐसा क्यों आया? क्योंकि आपने इतने साल पढ़ा फिर भी आपको पता नहीं चला कि ये ए क्यों है। जो है तो है ना, वर्णमाला में वही होता है। मैंने आपको कुछ लॉजिक बता दिया कि उन्होंने ऐसा क्यों बनाया गया था, ठीक है। तो जब हमेशा आप स्ट्रोक खींचेंगे तो एक लाइन खींचोगे तो एक स्ट्रोक, और उसके ऊपर दूसरी बार घुमाओगे तो डबल स्ट्रोक। हमेशा बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे, ठीक है भाई। ये देख लो, ये क्या ऊपर से नीचे है सारे, और ये क्या है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, और ये क्या है ऊपर से नीचे की तरफ। रेखाओं का वर्गीकरण है। रेखाएं हमारे पास सामान्यतः कितने प्रकार की है? 3। कौन सी? मोटी रेखा, मध्यम रेखा और पतली रेखा। इन 3 प्रकार की रेखाओं का हमें ज्यादातर यूज करना पड़ता है। बाहरी बाउंड्री हम खींचते समय मोटी रेखा काम में लेते हैं, अंदर सेंटर वेंटर लाइनें खींचते हैं तो हम पतली रेखा काम लेते हैं, बीच में से अन्य भागों में कई जगह मध्यम रेखा भी काम लेते हैं। और मोटी रेखा, मध्यम रेखा, पतली रेखा कहने का मतलब है इनकी मोटाई से लेना देना है। क्योंकि रेखाओं की मोटाई से मतलब ये हुआ कि रेखा की मोटाई mm में कितनी है। जैसे एक मान लो ये रेखा है, ठीक है, और एक यदि मान लो ये थोड़ी सी ऐसे होती तो ये क्या होती? उससे मोटी रेखा होती नहीं होती? तो ये रेखा के आकार पर है मोटी रेखा, पतली रेखा और मध्यम रेखा। ये रेखाओं की मोटाई इस रूल के तहत है, और रूल नंबर आपको याद रखना पड़ता है। रूल नंबर स्टैंडर्ड बनाया जाता है 10/714 1983 का रूल है, 1983 के अंदर लागू किया गया। इस रूल के तहत इसको इन रेंज के अंतर्गत बांटा गया है? 10/714 उसका रूल का कोड होता है। मूल करते हुए 51 के में ना, क्या है 51 के? उन्होंने कहा संविधान बना रहे हैं, सारी चीजें लिख रहे हैं, तो आपको क्या है मूल करते वहां जाके पढ़े, वो क्या वहां कहा कि संविधान में कहा 51 में कहा कि के में जगह बतानी पड़ती है। तो उन्होंने कहा हमने रूल बनाया है, तो क्या रूल तो तुमने बनाया, कब बनाया? 1983 में बनाया। रूल का नंबर बताओ। 1983 में तो आपने बहुत रूल बनाए होंगे, हम कौन से तो इसलिए कोड दिए जाते हैं। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के आपने आई रूल पढ़ते हैं तो उसके कोड होते हैं। तो आप जो अपराधी के काम करते हैं उन आईपीसी धारा के साथ पुलिस वालों के पास अलग कोड है, 402 लगेगी, ऐसा करते हैं ना वो। तो इसका मतलब वो कोड ही है। 402 क्या है, 420 क्या है, कोड ही है, कोड है, यही वो कोड है। हाँ। और आपको देखो, पहली बात तो ये सवाल खत्म है।
ऐसा मैं आपको कुछ भी भाग नहीं पढ़ाऊंगा जो इसका परीक्षा से लेना देना नहीं है, उसका मुझे ही लेना देना नहीं है। मैंने आपको पहले दिन बताया मैं अक्षरांकन और अंकांकन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि पिछली बार तो नहीं पूछा, लेकिन लाइन के अंतर्गत आता है तो मेरे हिसाब से पूछा जाना चाहिए। लेकिन पिछली बार एक भी सवाल नहीं पूछा, इसलिए मैं पढ़ूंगा कि पूछा जाना चाहिए। मैं कारण बता के पढ़ू, बाकी सिलेबस में जो आए वही पढ़ूंगा। कोड पूछे जाते हैं, कोड तो आपके इलेक्ट्रिकल में भी पूछे जाते हैं, उसका उत्तर हमें नहीं आता है। वो पूछा है कि भाई अर्थिंग में जो है वो कौन सा कोड है, या दो लाइनें आपस में पारेषण लाइनें क्रॉस करें तो बताइए कोड कौन सा है। पूछते ना, कोड तो आते हैं, आई रूल, तो कोड ध्यान रखना। अब कोड में अपने को दिया है रेंज। रेंज ये दो प्रकार की है, ये एक प्रकार नहीं, दो प्रकार की है। 0.25 का दुगुना क्या हुआ? 0.5। 0.5 का दुगुना क्या है? 1। 1 का दुगुना क्या है? 2। ये एक टाइप की रेखा है। दूसरे टाइप की रेखा है 0.175 आता है। अब 175 की तो लिख नहीं सकते ना, 2 रीजन लिखना, तो 1.8 लिखा। उसका दुगुना क्या है? 0.35। 0.35 का दुगुना क्या है? 0.7। और 0.7 का दुगुना क्या है? 1.4। ठीक है, यहां तक ठीक है, लॉजिक आया। तो हमारे पास दो सीरीज है, और आगे देखेंगे रेखाएं भी कितने प्रकार की है? 2 ही प्रकार की मिलेगी। यदि मान लो इस रेंज की काम लेंगे तो 0.25, 0.5 और 1 और 2 की ये काम लेंगे, और अक्सर लिखते समय इसको काम लेंगे तो फिर इसकी रेंज को काम लेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं। वैसे जो सीरीज बनाई गई, उस सीरीज का तात्पर्य यह था, पहले से यहां तक जाओगे तो कितना गुना आएगी? √2 गुना। इससे यहां तक जाओगे तो क्या आएगी? √2 गुना। √2 इंटू √2 क्या हो गई? दुगुनी। हुई कि नहीं हुई? फिर यहां से यहां तक जाओगे तो, यहां से यहां तक जाओगे तो कितना गुना आएगी? √2। और यहां से यहां तक जाओगे तो क्या आएगी? √2। आप देख लो, यहां से यहां तक √2 2 बार आया तो हो गया दुगुना। तो रेखाएं जो बढ़ रही है, इसका क्रम बढ़ रहा है और √2 के गुणज में चल रहा है। ये सीरीज किसके गुणज में है? √2 के गुणज में। √2 के गुणज में चलने का मतलब एक छोड़ के दूसरे पे आओगे तो सीधा दुगुना आएगा। √2 इंटू √2 क्या है? 2। वो इस सीरीज में। ठीक है, पहली ग्रेड की तुलना में दूसरे ग्रेड कितने गुणा होती है भाई? √2 गुणा। ठीक है, तकनीकी ड्राइंग में हमारे पास बहुत प्रकार की रेखाएं हैं, इन सभी रेखाओं के बारे में हमें इसमें देखना है। रेखा के समूह हैं, 3 समूह है, सॉरी 4 समूह है। और जो समूह है, जो समूह का नाम लिखा 0.3 mm, 0.5 mm, पॉइंट गलत लिखा हुआ है 0.8 mm और 1.2 mm, ये उस समूह की सबसे मोटी रेखा का मान है। जैसे 0.3 mm समूह का मान नाम है कि भाई रेखा कौन से ग्रुप की है? कि 0.3 mm ग्रुप की। इसका मतलब यह है कि सबसे मोटी रेखा कितने mm की है? 0.3। और मध्यम वाली क्या है? 0.2। और पतली वाली क्या है? 0.1। ग्रुप का मतलब ही क्या हुआ? जब आपके पास पतली रेखा का ही माप हो, मध्यम का भी माप हो, मोटी रेखा का माप हो, तब तीनों को मिला के क्या बना? ग्रुप। और ग्रुप का जो नाम दिया है वो मोटी रेखा के हिसाब से दिया है। अगला कौन सा है? 0.5 mm। तो मोटी रेखा का मान क्या है? 0.5 mm। अगला क्या है? 0.8 mm। तो मोटी रेखा का मान क्या है? 0.8 mm। अगला क्या है? 1.2 mm। तो मोटी रेखा का मान क्या है? 1.2 mm। ये तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें। अब ये देखो 0.1 है तो ये कर दो 0.2, और 0.2 के आगे आएगा 0.3। ये 0.2 है तो ये क्या आएगा? 0.3। तो ये आगे आ जाएगा 0.4। तो ये इस क्रम में चलेगा। लेकिन 1.2 वाले केस में अलग मामला है। 0.3 mm, 0.5, 0.8, 1.2 जो ग्रुप है वही मोटी रेखा का मान है। ठीक है, अब यहां से आपको पता चलेगा यदि मोटी रेखा 0.3 है तो मध्यम रेखा 0.2 और पतली रेखा क्या होगी? 0.1। चारों ग्रुप लिख लिया। ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4। 0.1 के बाद क्या है? 0.2, 0.2 के बाद 0.3, 0.3 के बाद 0.4, लेकिन यहां केस अलग है, 0.4 के बाद 0.6 आएगा। ये उसको बताओ।
एलईडी करो, वैसे ही करो, हो गई सही। जादू फेंको ईश्वर, ये चल चलती क्यों हो जाती है? हैं? नहीं नहीं, गोचे तो कोई नहीं करा। जो गोचे करेगा उसके जीवन में गोचे होंगे। क्या हुआ? सही है। देख लड़ा के जो भी है, इतना तुम कौन सा उतार ही रहे हो, मैं बोल तो रही हूं, समझे? हाँ बता देंगे, दे देंगे आपको, पढ़ना क्या दिक्कत है। ये हो गया मोटी रेखा, मध्यम रेखा और पतली रेखा, एक बार बता दिया। तो ये हमारे पास ग्रुप का नेम है। हम सामान्यतः विद्यार्थी जो प्रशिक्षण करते हैं तो कौन से काम लेते हैं? 0.5 mm, 0.5 mm की ग्रुप का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। और हम रेखाओं के प्रकार में भी कौन सा ग्रुप चलेगा? 0.5 mm। मोटी रेखा का मतलब 0.5 आएगा, मध्यम का मतलब 0.3 आएगा, पतली रेखा का मतलब 0.2 आएगा। उसी हिसाब से रेखाओं का वर्गीकरण होगा। ठीक है, ये मोटी रेखाएं जो होती है ए और जे प्रकार की होगी, बाकी बी सी डी ई ये क्या है मैं बता देता हूं, ये भी गड़बड़ है। हमारे पास ए से लेके के तक रेखाएं हैं। ए से लेके कहां तक है? के तक। बस बीच में आई गायब है, यही ध्यान रखना है। पहला ध्यान तो ये रखना है, आई गायब है। A1 A2 है, B1 B2 B3 B9 तक है, C1 C2 है, D1 D2 है, E1 E2 है, F1 F2 है, G1 है, ठीक है ना। लेकिन आई नहीं है। के है जो K1 से K5 तक है, उन रेखाओं के बारे में देखना है। बट आई नहीं है। ए से लेके कहां तक आएगी रेखा है? के तक। ठीक है, हाँ ये है ना, ये ABCD लिख दिया उन्होंने। क्या देखना तो इतना है ना? हाँ, अरे देखने दो भाई, रेखा यही है, यही तो याद नहीं रहनी तुम्हें। मैंने कहा वर्णमाला, वर्णमाला अभी तक तो वर्णमाला की बेस हुआ है, याद तो ये रखना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या करे? मेरे भी जीवन में कोई गोचे करेगा तो उसके भी जीवन में होगा। आराम से बैठो, पढ़ो ना, कहाँ है पंखे वंखे के, क्या लफड़ा है खुद। लो, रेखाएं, ए प्रकार की रेखा, ए प्रकार की रेखा का नाम क्या है? सतत मोटी रेखा। रेखा का नाम कभी भी रिपीट नहीं होगा, हर बार नया रेखा का नाम आएगा। जो भी ए बी सी डी आएगा उसी हिसाब से रेखा का नाम चेंज होगा। आपको सवाल पूछा जा सकता है, बताइए सतत मोटी रेखा कौन सी होती है? ए प्रकार, बी प्रकार, सी प्रकार, डी प्रकार, तो आप कहेंगे ए प्रकार की। तो ए प्रकार रेखा है सतत मोटी रेखा। सतत मतलब कंटिन्यूस, मोटी मतलब थिक, रेखा मतलब लाइन, कंटिन्यूस थिक लाइन। ठीक है, अब ये रेखा हम कहां कहां काम लेते हैं? उन्होंने कहा दो जगह काम लेते हैं। एक तो एक वस्तु की बाहरी रेखा दर्शाने के लिए, कोई भी वस्तु है, जैसे आप पानी की बोतल ही बना रहे हैं और इसकी बाहरी रेखा, बाहरी बाउंड्री दर्शानी किसी वस्तु की, तो बाहरी बाउंड्री दर्शाने के लिए कौन सा काम लेंगे? A1 लाइन। और A2 इसका कोई किनारा दर्शाना है तो उसको हम कौन सी रेखा नाम देंगे? A2। तो A1 तो हम क्या कहेंगे भाई? बाहरी रेखा। और जिसका किनारा दर्शाने के लिए कौन सी काम लेते हैं? A2। क्लियर? ये A1 और A2 का प्रयोग है। तो कोई भी वस्तु का, और वो जो आप किसी भी वस्तु को बनाओगे, ड्राइंग करोगे, ड्रॉ करोगे, तो जिसकी बाहरी बाउंड्री तो मोटी रेखा ही बनाओगे, बाहरी बाउंड्री तो पतली रेखा बनाएंगे नहीं। तो इसलिए बाहरी बाउंड्री किसके द्वारा हो रही है? मोटी रेखा। सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाना और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला है बी। बी प्रकार रेखा क्या कहलाती है? कितनी होती है भाई? पतली रेखा है, 0.2 mm की है, लेकिन क्या है? सतत पतली रेखा, कंटिन्यूअस थिन लाइन। लेकिन रेखा क्या है? सीधी रेखा, क्योंकि आगे एक आएगी मुक्त हस्त रेखा, फ्री हैंड लाइन। तो ये हमारे पास सतत पतली रेखा कैसी है? सीधी रेखा।
अब ये B1 से लेके कहां तक आएगी, B9। B1 आएगी परिच्छेदन की काल्पनिक रेखा के रूप में। यदि दो लाइनें आपको कहीं से काट रही है तो आपस में जहां से भी कोई रेखा दो लाइन काट रही है आपस में, तो परिच्छेदन की पतली रेखा होगी, तो इसको आप क्या नाम देंगे भाई, B1। परिच्छेदन की पतली रेखा क्या नाम कहलाएगी, B1। B2 कहलाएगी विमा रेखा। जैसे मान लो ये कोई वस्तु बनी हुई है और यहां पर आपने ये जो लाइन खींची है, ये कौन सी रेखा है, विमा रेखा। ये विमा रेखा हमारे पास, इसे क्या कहेंगे, B2। मोटाई उतनी है, इसे क्या कहेंगे, B2। फिर से B3 क्या होती है, B3 होती है हमारे पास एक्सटेंशन लाइन। ये देखो, ये क्या लाइन, ये लाइन क्या कहलाएगी, B3। ये एक्सटेंशन लाइन, विस्तारक रेखा है, प्रोजेक्शन लाइन भी कह सकते हो। अगला के B4। B4 होता है कि इस तीर को ऐसा लेडर लाइन, आपने कह दिया 40 mm है, जो आया ना तीर का निशान लेके आएंगे, तो ये जो लाइन जा रही है वो कौन सी लाइन कहलाती है, लेडर लाइन। ये रेखा कौन सी कहलाएगी, लेडर लाइन कहलाएगी। अगला हमारे पास कौन सी लाइन होती है, छायांकन। छायांकन होता है कि जैसे मान लो इसमें आपका कोई भाग है और उसको इस प्रकार छायांकित किया गया है। छायांकन के लिए ध्यान रखना है, जब कोई भाग छायांकन करो तो ये रेखा कितने डिग्री पर झुकी होनी चाहिए, 45। कितना डिग्री पर, 45, ठीक है ना। और ये रेखा की मोटाई क्या होगी, 0.2, और इसे क्या कहेंगे, B5। ये B5 रेखा है। शैडो एरिया, छायांकन भाग दर्शाने की रेखा का नाम क्या होगा, B5। 45 डिग्री पर झुकी होगी। B6 होता है रिवोल्ड सेक्शन की बाहरी रेखा। मान लो कोई भाग मुड़ा हुआ भाग है, ऐसे आप रिप्रेजेंट करें ना, तो कोई ड्राइंग में इस प्रकार को आपको मुड़ा हुआ भाग भी तो दर्शाना है। तो ये हमारे पास पतली रेखा ही है, और ये क्या कहलाती है, रिवोल्ड सेक्शन लाइन। मुड़ी कि नहीं मुड़ी। इसके अंदर यदि मैं इस प्रकार छायांकन कर दूंगा तो ये क्या होगा, B5। बाहरी रेखा रिवोल्ड की कौन सी होगी, B6। ये विमा रेखा क्या, B2। एक्सटेंशन लाइन B3, लेडर लाइन B4। बताओ B1 कौन सी है, प्रतिच्छेदन रेखा काल्पनिक। हो गया। B7 कौन सी होती है, शॉर्ट सेंटर लाइन। यदि छोटा सेंटर लाइन होती है ना, कहीं पर भी छोटा सेंटर लाइन कोई दर्शाना होता है, कोई छोटा सेंटर दर्शाना होता है, तो ये सेंटर लाइन, ये क्या कहता है, मान लो मैं वर्त के अंदर ये दर्शाया है, तो इसका मतलब ये इसका कौन सा बिंदु है, केंद्र बिंदु, तो इसे शॉर्ट सेंटर लाइन कहते हैं। तो ये कौन सी होती है भाई, B7। B8 होती है चूड़ी रेखा। चूड़ी रेखा जब ड्राइंग बनाते हैं तो आप ड्राइंग इस प्रकार का बनाते हैं। ये जो रेखा है ना, ये कौन सी कहलाती है, चूड़ी रेखा। ये चूड़ी का सिंबल है, ये चूड़ी का सिंबल है। ये रेखा क्या कहलाएगी, चूड़ी रेखा। और आपके पास घन, घना, वर्ग, आयत है और विकिरण कटरा है, तो जो विकिरण रेखा है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, B9। और ये सारी की सारी रेखा पतली सतत सीधी रेखा है, पतली सतत सीधी रेखा। B1 है काल्पनिक प्रतिच्छेदन रेखा, B2 है विमा रेखा, B3 है विस्तारक एक्सटेंशन लाइन, B4 है लेडर लाइन, B5 है हैचिंग लाइन, B6 है रिवोल्ड सेक्शन लाइन, B7 क्या है, शॉर्ट सेंटर लाइन, B8 क्या है, चूड़ी रेखा, और B9 है विकिरण रेखा। आपको याद करना पड़ेगा। मैं तो बता सकता हूं ना भाई कौन सी रेखा कहां आती है, या तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें नींद किसी को नहीं, नींद तो आपको स्कूल में भी आती थी, पहली क्लास में भी आती थी, वहां पर भी तो आप वर्णमाला सीख रहे थे, कैसे कबूतर 5-7 दिन गए थे तब भी तो नहीं सीख पाए थे, कितना मुश्किल हुआ। वर्णमाला याद रखना पड़ता है, क्योंकि ABCD है, B 9 प्रकार के, तो ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं भाई। अगला है हमारे पास C, D, E, F, G, H, J, बस K है जो टप आएगा, बाकी कोई टप नहीं है। K को अलग रख लेते हैं, बाकी देख लो सारा। C क्या है, C कहलाती है सतत पतली रेखा, लेकिन फ्री हैंड है तो सतत पतली, लेकिन क्या है, फ्री हैंड।
यानी आप ऐसे नीचे स्केल रख के लाइन नहीं खींचोगे, आप खुद है अपने हाथ से डायरेक्ट लाइन खींच लेंगे, तो थोड़ी मोटी टेढ़ी मेढ़ी है तो चलेगी, वो होती है मुक्त हस्त रेखा, फ्री हैंड डायग्राम। ठीक है। और डी है पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इसे जिगजैग कहते हैं, ये जिगजैग है। इन दोनों में फर्क छोटा ही है। यदि शॉर्ट भाग है जो हमारे पास ब्रेक लाइन है तो सी प्रकार की होगी, और ज्यादा भाग है जो ब्रेक है, लॉन्ग ब्रेक है, तो डी प्रकार की होगी। ये अंतर आता है। शॉर्ट ब्रेक लाइन कौन से प्रकार की आएगी? सी। लॉन्ग ब्रेक लाइन कौन सी आएगी? डी। और सी को हम ये और नाम देते हैं आंशिक या अवरुद्ध एवं परिच्छेद की सीमा के रूप में, लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्ट, यानी थोड़ी बहुत कटी हुई रेखा के रूप में। कौन सी रेखा है? सी। और डी कौन सी है? लॉन्ग ब्रेक लाइन। को लाइन है जो काफी लंबी है, उसको ब्रेक करके हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये लंबी लाइन है। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन कौन सी है? डी। ठीक है। अब आता है ई और एफ। अब उसको पढ़ो, कोई फर्क दिखा क्या? E1 E2 में F1 F2 में फर्क दिखा क्या? नहीं दिखा। तो ये इतना ही कहता है, यदि ए प्रकार की रेखा के साथ काम में लो तो ई लेना, और बी प्रकार की रेखा के साथ काम में लो तो एफ लेना। पतली रेखा के साथ इसका प्रयोग कर रहे हो तो कौन सी रेखा करोगे भाई? एफ। और मोटी रेखा के साथ करोगे तो कौन सा करोगे? ई। बाकी है दोनों ही चीजें दर्शाने में, दोनों ही अदृश्य भाग को दर्शाने के लिए काम में ली जाती है। ये अदृश्य बाहरी रेखा है और ये अदृश्य किनारा है। और ये हमारे पास क्या कहलाती है? खंडित मोटी रेखा। जैसे मान लो आप बना रहे हैं गन, ये इधर दिखने वाला भाग है, ये भी भाग दिख रहा है, ये भी भाग दिख रहा है। जो दिख रहा है भाग मान लो ऐसे बना दिया, ठीक है ना। तो एक तो आपका रिप्रेजेंटेशन तरीका ये होता है, दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन तरीका ये होता है कि भाई यहां इसके नीचे वाला दिख नहीं रहा ना, वो कह रहा जो नहीं दिख रहा ना भाग, उसको ऐसे बना दिया जाए। अदृश्य है तो बाहरी किनारा ही है, तो बाहरी रेखा ही, लेकिन अदृश्य भाग है। सामने वाला तो दिख रहा, पीछे वाला दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी आपको ड्राइंग में कई बार रिप्रेजेंट तो करना पड़ता है, उसको दर्शाने के लिए काम लेते हैं। ठीक है। अगला है हमारे पास जी। जी होता है संरंगलित पतली रेखा। ये डैश लाइन है भाई, ये कौन सी लाइन है? डैश लाइन। ये खंडित मोटी रेखा और ये खंडित पतली रेखा। खंडित मोटी रेखा ए प्रकार में काम ली जाएगी, खंडित पतली रेखा बी प्रकार में। अगली क्या है? चेन रेखा। और पतली पॉइंट 2 है तो चेन थिन लाइन है। चेन लाइन किसे कहते हैं? एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश। बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, इसे कहते हैं चेन लाइन। ये क्या कहलाती है? चेन लाइन। ये संरंगलित पतली रेखा चेन थिन लाइन। G1 होती है सेंटर लाइन दर्शाने के लिए, और G2 होती है सिमेट्री लाइन। सिमेट्री मतलब आगे भी ऐसा ही चल रहा है। 1 2 बना के दिखा दिया, फिर आपने ऐसी चेन लाइन बना दी कि आगे भी ऐसा ही चल रहा है। ये दर्शाने के लिए कौन सी होती है भाई? G2। और किसी भी वस्तु के सिमेट्रिक लाइन मतलब सेंटर लाइन दर्शाना है तो G1, लेकिन शॉर्ट सेंटर लाइन दर्शाना है तो B7। शॉर्ट सेंटर लाइन क्या था? B7। और आपको केवल सेंटर लाइन कह रहा है तो क्या है? G1। H1 क्या है? कटी हुई सतह दर्शानी है। अब कटी हुई सतह में ध्यान रखें, है तो चेन थिन लाइन, लेकिन किनारे से क्या है? मोटी। तो है संरंगलित पतली, वे किनारों पर मोटी रेखा। तो बाकी तो कह रहा है जैसा ये है ना वैसे ये है, लेकिन ये किनारे क्या कर दिए गए हैं? मोटे। ठीक है। तो संरंगलित पतली और किनारों से मोटी रेखा। ये हमारे पास क्या बता रही भाई? कटी हुई सतह दर्शाने के लिए। J1 क्या होता है? संरंगलित मोटी रेखा। कभी कोई विशेष उपचार या स्पेशल पर्पज के लिए काम में लेते हो, वो होता है J रेखा। J रेखा होती है जो हमारे पास संरंगलित मोटी रेखा होती है। संरंगलित मोटी रेखा, ये J रेखा है। संरंगलित पतली व दोहरी खंडित, ये होता है
संरंगलित पतली दोहरी खंडित, दो खंडित हुई, फिर आगे दो खंडित, फिर ये संरंगलित पतली व दोहरी खंडित रेखा। इसमें हमारे पास भाग है K1 से लेके K5 तक। इसको आगे डायग्राम से ही समझ में आ सकता है, ये समझना थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। K1 क्या है? सटे हुए भाग को बाहरी रेखा के रूप में पास में कोई भाग है उसको दर्शाने के लिए। K2 चल भागों की वैकल्पिक एवं चरम स्थिति को दर्शाने के लिए। K3 केंद्र रेखाओं के रूप में। K4 पूर्व गठन के प्रारंभिक रेखा के रूप में। और K5 कर्तन तल के सामने वाले भाग को दर्शाने में। जैसे K2 है, K2 क्या कहता है कि भाई आपके पास मान लो कोई चाकू है और चाकू का आपके पास ये हैंडल और ये बता दिया भाई ये रहा आपके पास चाकू, दर्शा दिया। अब वो यहां पर और ऐसा दर्शा दिया और इधर भी ऐसा दर्शा दिया। तो आपको क्या पता चला कि ये चाकू ऐसे घुमा सकते हैं, यही तो पता चला। ऐसे बनाने पर क्या पता चला? चाकू ऐसे घुमा सकते हैं। तो चल भागों की वैकल्पिक कि और कहां जा सकता है और चरम स्थिति क्या हो सकती है, इनको दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये जो दोनों तरफ ये बनाया, ये कौन सी रेखा होती है? K2। जैसे गियर बॉक्स सिस्टम बनाना है मैकेनिकल वालों को, तो गियर बॉक्स सिस्टम में फोटो बनाओगे तो एक जगह गियर लगेगा, लेकिन वो फोटो जो ड्राइंग बनाएगा वो लगेगा 5 नंबर में गियर लगेगा। तो ये कहां पर स्थित होगा? 2 नंबर में कहां होगा? न्यूट्रल में कहां स्थित होगा? रिवर्स में कहां स्थित होगा? तो ये वैकल्पिक और चरम स्थिति दोनों दर्शानी होती है। तो वहां पर किसको लिया जाता है? K2 को। तो K1 से K5 तक रेखा काम है। रेखा इतनी होती है, A से लेके K तक आई गायब है। A से लेके K तक आई गायब है। टोटल कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। अब इसके अंदर जो प्रकार है वो है आपको याद करने पड़ेंगे, हमने याद ही किए हैं। जैसे ABCD याद हुई वैसे ये याद होगा। अब आता है रेखाओं के बारे में। वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बाहरी रेखा दर्शाना है तो ये A1, किनारा दर्शाना है तो कौन सा है? A2। और मार्जिन रेखा यानी बाहरी रेखा तो कौन से प्रकार की? A प्रकार की। कंस्ट्रक्शन निर्माण कर रहे हैं तो B प्रकार की। और ये देखो डायग्राम, इस डायग्राम में देखो कि हमारे पास ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन कहलाती है? विमागन रेखा B2। ये एक्सटेंशन लाइन B3, ठीक है। और ये हमारे पास हैचिंग लाइन, ये क्या? B5। ये लेडर लाइन, ये B4। ये थ्रेड लाइन, ये B8, ठीक है। ये रिवोल्ड सेक्शन लाइन, ये B6। ये B5 हैचिंग लाइन है, बीच में काटा हुआ ना, ये B5 है। रिवोल्ड सेक्शन लाइन B6 है, ठीक है ना। और ये हमारे पास डायगोनल रेखा ये कौन सी है? B9। तो ये हमारे पास B प्रकार की रेखा कहां काम में ली जा रही वो है। अब ये देखो शॉर्ट ब्रेक लाइन है तो कौन सी है? C1। लॉन्ग ब्रेक लाइन है तो कौन सी है? D1। शॉर्ट ब्रेक लाइन मतलब कम ही ब्रेक हुई है, ज्यादा लंबाई नहीं है। और लॉन्ग ब्रेक लाइन का मतलब है इसकी लंबाई काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा ब्रेक की हुई है। तो उसको दर्शाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? जिगजैग। और C1 है जो हमारे पास क्या होगा भाई? फ्री हैंड। ये रहा हमारे पास पॉइंटर B प्रकार का लेडर रेखा के रूप में। अलग अलग प्रकार से लेडर दिखाया जाता है। ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पर झुका हुआ है भाई? 45 डिग्री पर झुका हुआ होता है। आपस में समांतर होता है, समान दूरी पर होता है। G1 रेखा होगी हमारे पास सेंटर लाइन के लिए। एक हमारे पास जो सबसे प्रमुख था वो K देख लेते हैं। J तो क्या हुआ भाई? कोई विशेष उपचार या विशेष पर्पज के लिए कौन से लाते हैं काम है? J। K है तो ये देखो ये K2 है। ये K2 हमारे पास क्या हो गया भाई? ये यहां पर अभी स्थित है, ये यहां पर भी आ सकता है। और K1 हमारे पास क्या हो गया भाई? पास की कोई वस्तु को दर्शाने के लिए क्या होता है? K1। तो K1 आसन भागों के रूप में, K2 गतिमान भाग की वैकल्पिक चरम स्थिति, K3 होता है कोई केंद्रक रेखा बतानी हो तो, K4 बनाने से पहले प्रारंभिक रूपरेखा के लिए, K5 कटिंग प्लेन के सामने वाले भाग में। K का उपयोग भी थोड़ा कम है लेकिन बस होती है K प्रकार रेखा ध्यान रखनी है। विशेष रूप से K2 ध्यान रखना पड़ता है। ये रेखाओं के प्रकार हैं जो आप सभी को ध्यान रखने हैं पूरे।
क्वेश्चन ये आया भाई कि B6 रेखा क्या करती है, समझ में तो आई गया। अब करना क्या पड़ेगा, याद। अगला सवाल ये हो जाता है कि बताइए कौन सी रेखा सतत पतली रेखा है, बी प्रकार की जो सीधी है। कौन सी रेखा जिगजैग है, तो डी प्रकार की। वैकल्पिक व चरम स्थिति को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा काम लेते हैं, K2। वे स्पेशल पर्पज के लिए J1। सेंटर लाइन दर्शानी होती है तो G1। शॉर्ट सेंटर लाइन दर्शानी तो B7। थ्रेड लाइन है तो B8। डायगोनल है तो B9। डायमेंशन है तो B2 और काल्पनिक प्रतिच्छेदन है तो B1। तो ये रेखा वैसा है, दर्शाने के लिए काम में ली जाती है। क्लियर। देखो कि कल जो ट्रेड की क्लास है वो आपके 11 बजे होगी।